नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 19 सितंबर और लगभग आप जो है सितंबर के अंतिम दिनों में चल रहे हैं, अर्थात जो है सितंबर माह जो है आपका अब क्या है वाइंड अप होने वाला है, यानी कि फिनिश होने वाला है। और यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी जो है अब थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लें, कमरे में पैक कर लें और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली क्या है, बहुत टफ होता है। आरओ चलो अभी दिसंबर को है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीसीएस का आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली कब है, आपका अक्टूबर में ही है, 27 अक्टूबर को। हालांकि 2 दिन होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, तो तब तक आप लोग ट्रस्ट ना करें जब तक जो है यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना कोई नोटिस प्रॉपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता है तब तक, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी करते रहें। हाँ, 2 दिन अगर होता है एग्जाम, तो कल भी हमने आपको कहा था कि अगर 2 दिन का आपका एग्जाम होता है तो करंट के जो क्वेश्चन होंगे जो पहले 6-7 महीने के ज्यादा पूछे जाते थे, हो सकता है अब वो करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है जिसकी संभावना प्रॉपर है कि क्या हो, वो 1 साल तक के करंट अफेयर्स या उससे ज्यादा के पूछे जाएं। और चूंकि 2 दिन अगर एग्जाम होता है तो प्रश्न क्या होंगे, जैसे जब 1 दिन आपका एग्जाम होता था तो क्या होता था, 30-32 प्रश्न पूछे जाते थे करंट अफेयर्स के। लेकिन अगर 2 दिन आपका एग्जाम होगा तो साधारण सी बात है कि प्रश्नों की संख्या जो पहले 30 होती थी करंट अफेयर्स की, वो कितनी हो जाएगी, 60 या 62। मतलब कि 2 सेट बनेंगे ना भाई, 2 पेपर बनेंगे। तो ऐसे में आपको वैरायटीज करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगी और उसके लिए आपको नजर जो है लगा के बैठनी पड़ेगी अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के। आरओ एआरओ वाले अभ्यर्थियों से भी मेरी यही विनम्र निवेदन है कि भाई साहब अगर टारगेट है तो अभी अवेयर हो जाओ। ये बात मैंने कल ही आपको जो है समझा दी थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भेजे में चीज जाती है या नहीं जाती है, आप निकाल देते हो, ठीक है। यदि आप समझदार होंगे तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जिस प्रकार से करंट अफेयर्स में प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक उसी प्रकार से प्रश्नों की संख्या जीएस में अर्थात सामान्य अध्ययन में बढ़ जाएगी। तो वहां पर भी आप विषयों की पकड़ आप जो क्या करिएगा, अच्छे से बना के चलिएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, बेहतर ढंग से तैयार करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान करनी है। चलो अब हम आते हैं आज के वीडियो पर, और उसके पहले हम लोग क्या काम करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के लिए हर एक दिन मैं आपसे कहता हूं कि आप रिवीजन के लिए समय ज्यादा से ज्यादा निकालिए। अगर आपका कोई हित मित्र कर कोई तैयारी करता है, कोशिश करिए कि उसके साथ ग्रुप डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज है। जितना ज्यादा आप चर्चा करेंगे किसी विषय पर, उतनी ज्यादा पकड़ आपकी होगी। आप चाहे फोन कॉल पर आप बात करिए, चाहे कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, 1-2 फ्रेंड से अपना बात कीजिए, एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, एक दूसरे से उसका आंसर लीजिए। शर्माइए नहीं भाई साहब, शर्माओगे ना कहीं नहीं रहोगे। जो करे शर्म क्या करे, ऐसे कुछ है ना। तो ये जो चीज होती है ना, शर्म नहीं करनी है आपको आता है कोई बात नहीं यार, ठीक है भाई। आप हो सकता है आप बिगिनिंग कर रहे हो सकता है कुछ चीजें नहीं आती हो, सामने वाले ज्यादा पढ़ ली हो सकता है जो आपको आती हो उसको नहीं आती हो। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि यार उसने पूछा मैं नहीं बता पाया। डिस्कशन करो खूब ज्यादा, अपने दोस्तों यारों से क्या करो, डिस्कशन करो। अब ये नहीं कि पार्क में चले गए डिस्कशन करने की, यार चलो पार्क में डिस्कशन करते हैं। आप पार्क में डिस्कसन करने गए तो पता चला है वहां पर क्रिकेट खेल रहे हो, वहां फुटबॉल खेलने लग गए, वहां पर बैठ के गपशप करने लगे। ऐसा नहीं करना है। जहां भी बैठो, किसी के रूम पे जाओ, किसी पार्क में जाओ, फोन पर करो। ग्रुप डिस्कशन जो हो वो क्या हो, प्रोडक्टिव होना चाहिए, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। कान में इसको बिठा लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आप लोग नहीं करते हो। यही सब करना होता है आपको, कलम चलानी होती है, मुंह चलाना होता है, यानी कि प्रैक्टिस करनी होती है हर चीज की, तब जाके प्रीलिम्स आपका एग्जाम निकलता है। और खासकर यूपी पीसीएस का आरओ और प्री पीसीएस का बहुत टफ माना जाता है भाई साहब, ठीक है। सबसे ज्यादा टफेस्ट जो आपका एग्जाम प्री का है, यूपीएससी से भी ज्यादा टफ माना जाता है यूपी पीसीएस का, ठीक है। ध्यान रख लेना इसको, बहुत टफिकेशन है इसमें और ऐसे नहीं होगा ये। चलो अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में क्या है, हाल ही में बेबिका चक्रवात को किस देश में तबाही मचाई। देखो बेबिका चक्रवात बेसिकली ना चाइना में आया है, तो इसको चाइना आप लोग एक बार कर लीजिएगा। हालांकि फिलीपींस में भी इसका इंपैक्ट था, लेकिन चाइना आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या चाइना, तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी ये ऑप्शन 14 सितंबर ये गलत हो गया। हाल ही में बेबिका चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप यूज कर लीजिए चाइना कर लीजिए, या प्लस ऑब्लिक में फिलीपींस कर दीजिए। और यहां पे एक प्रश्न होना चाहिए था कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया, क्या हिंदी दिवस, ठीक है। ये प्रश्न यहां पर होना चाहिए था, वो हमने पूछा था इसलिए यहां पर मिसप्रिंट हो गया। खैर कोई बात नहीं। अब देखो वर्ष 2024 में दूरदर्शन ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया, 65वां वर्षगांठ मना रहा है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में संविधान मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी प्रदान की गई? तो मैक्सिको में। इसके अलावा हाल ही में विश्व मौसम मिशन या मौसम मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और कल ही हमने आपको समझाया था कि कई जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का संबंध किस मंत्रालय से होता है, अर्थात वो पर्टिकुलर योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, उस मंत्रालय का नाम अक्सर आपकी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको जो है उन प्रश्नों का उत्तर आपको ठीक ढंग से पता होना चाहिए, अर्थात संबंधित जो भी योजना होती है उसका मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने में जो शीर्ष स्थान है, अर्थात जो सबसे आगे जो का देश है वो कौन सा देश है? तो वो आपका सुंदर सा प्यारा सा देश कौन है? क्रिप्टो करेंसी के मामले में क्या है? भारत है। और बिटकॉइन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिटकॉइन भी क्या है? एक प्रकार की ये क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक डिजिटल मुद्रा या क्या आभासी मुद्रा इसको कहा जाता है, जिस पर सरकार या किसी अन्य संस्थाओं का नियंत्रण नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस जारी किया गया है? तो वो जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा कैमरॉन फर्स्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? तो वो कौन सा देश है? वो है ईरान। और इस चीज को लेकर के अमेरिका और ईरान में क्या है? तनातनी हुई है। ठीक है, चलो अब कल हमने प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि कल के प्रश्न का उत्तर क्या है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को, जो कि यहां पर क्या होता। अब आओ पहले प्रश्न पर, कि पहला प्रश्न हमारा क्या था बेसिकली। ठीक है, पहला प्रश्न है कि इंजीनियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ। बहुत सारे लोग इसमें बीटेक वाले होंगे जो मेरा करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, बीटेक वाले तो तुरंत जान जाएंगे इंजीनियर दिवस। ठीक है, और वो इंजीनियर बन भी जाते हैं मस्त वाले। बताओ भैया जी लोग कि इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है आपका कब? 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। और 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर को ओजोन डे होता है। क्या होता है? ओजोन डे होता है। याद आया? और थीम क्या ओजोन डे की? ये प्रश्न आज हमने पूछा है, बताना है आपको। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक, क्या? हिंदी दिवस। याद रहेगा? चलो। और 15 दिसंबर जो ये इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपने लोगों ने एम विश्वेश्वरैया जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रमन इंपैक्ट की जानकारी प्राप्त करवाई थी सबको। यानी कि रमन इंपैक्ट पर उसने क्या किया था? उन्होंने रिसर्च किया था। ये अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी जो है क्या है वो न्यूज आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी जानकारी है। तो इंजीनियर दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। कारण क्या है? महान इंजीनियर कौन? एम विश्वेश्वरैया की जयंती 15 सितंबर के अवसर पर। अन्य फैक्ट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कृष्णराज सागर बांध को डिजाइन किया था। और कृष्णराज सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? वो है भैया आपका कावेरी नदी पर। और यहीं पर आपके लिए मैं टास्क देता हूं, हालांकि एक दिन टास्क मैंने और दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि जितनी भी आपके बांध हैं, जितने भी जो है बांध है, वो बांध किस राज्य में है और किस नदी पर अवस्थित है। यह प्रश्न आपके भूगोल में कई बार पूछा जाता है। इसलिए टास्क फर्स्ट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जितने भी संबंधित बांध हैं और किस पर वो अवस्थित हैं और किस राज्य में है। ठीक है, चलो। इसके अलावा वर्ष 1915 में उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन अंपायर से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किसको? एम विश्वेश्वरैया जी को। कब किया गया था? वर्ष 1915 में। तो हो सकता है कुछ फैक्ट यहां से भी आपके एग्जाम में पूछ ले। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, 1955 अर्थात वर्ष 1955 में क्या हुआ था कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, क्या है वो? भारत रत्न है। तो भारत रत्न को दिया गया था। और अब मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताना आपको फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सुभद्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आपको बताना है कि सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा क्या? ओडिशा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट।
तो सेम पॉइंट वही जो हमने आपको बताया कि सुभद्रा योजना का संबंध किससे है, उड़ीसा राज्य से है। एक बात, दूसरा, इस योजना में 21 से 60 वर्ष की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को क्या किया जाएगा, 5 वर्ष के बाद 50,000 रुपए क्या किया जाएगा कि राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिसका उद्घाटन किन्होंने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया, यह हमने आपको बताया ही। और यहां पर एक फैक्ट और हो जाता है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त आवासों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 नामक एक एप्लीकेशन यानी कि एक ऐप का भी अनावरण किया। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। बहुत आसान है, बात जल की हो रही है तो देख लीजिए एक बार क्या होगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का क्या किया गया है, उद्घाटन यानी कि उसकी शुरुआत की गई है। ओके, याद रखिएगा इसको। चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया। और बेसिकली ये जो मनाया जा रहा है 8वां भारत जल सप्ताह, ये कब से कब तक होगा इसका आयोजन, तो इसका आयोजन होगा 17 से लेकर के 20 सितंबर 2024 के मध्य में। कई बार तारीखें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आयोजन स्थल, यानी कहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता कौन है, आपके जो देश की अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के द्वारा दरअसल इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का संबंध किससे है। पीएम ई बस सेवा यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो इसका संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद और संचालन में क्या करना, सहायता प्रदान करना, या फिर इलेक्ट्रिक बसों को गांवों तक पहुंचाना, या फिर हर जिले में एक इलेक्ट्रिक बस को चलाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट मुझे बताओ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर, अर्थात इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में क्या करना है, सहायता प्रदान करना है, जो यहां पर प्रश्न आपसे पूछा था। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हाल ही में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का संबंध क्या है, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को, किसको, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को इलेक्ट्रिक बस की खरीद और संचालन में क्या करना है, सहायता करना, यानी कि हेल्प प्रदान करना। यानी कि इस योजना के तहत 2028-29 तक 38,000 से अधिक बसों को क्या करना है, संचालन करना है। यहां पर आप लोग पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम जिसको बोलते हैं की शुरुआत की गई है। ठीक है, 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक 38,000 से अधिक या लगभग 38,000 तक क्या करना है, इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती जो है की जाएगी। तो ये सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसबी बोलते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर आरओ एआरओ में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर तो जरूर ही पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह में तो ये प्रश्न बहुत आते हैं। ओके, तो बताओ अमृत मोहन प्रसाद को, अनुराग त्रिपाठी जी को, ये त्रिपाठी होगा, सॉरी त्रिपाठी, या अभिराम सिंह, या इनमें से कोई नहीं। वैसे क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा अमृत मोहन प्रसाद। क्या होगा, अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, चलो, और अनुराग त्रिपाठी भी नहीं होगा, सही से देखा जाए व्याकरण के दृष्टि से तो अनुराग तिवारी होगा। क्या, अनुराग तिवारी। तिवारी क्या लगता है, तिवारी लगता है बेसिकली मेल में, और त्रिपाठी लगता है फीमेल में। ठीक है, जैसे मिश्रा जो शब्द होगा वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, मिश्र किसके लिए इस्तेमाल होगा, मेल के लिए। ठीक है, याद रखना, ये सब ग्रामर की चीजें हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, अमृत मोहन प्रसाद को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। यहां पे स्पेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वो उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के क्या है, आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा वह 31 अगस्त 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर क्या रहेंगे, बने रहेंगे, अर्थात उनका कार्यकाल अपनी सेवानिवृत्ति तक है रहेगा। नेक्स्ट है
त्योहार कर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? वैसे तो त्योहार जो कर्म है वो कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली बेसिकली जो त्योहार है कर्म वो झारखंड राज्य का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, जो कर्म त्योहार है ये बेसिकली जो आपका जो फसली जो चीजें होती हैं अनुसार ये फसलों से संबंधित त्योहार है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक कर्म नाम का एक वृक्ष होता है, वहां पर उसकी पूजा भी की जाती है, ठीक है। तो त्योहार कर्म का संबंध झारखंड राज्य से है या फसल संबंधित त्योहार है, अर्थात इसके अंतर्गत कर्म वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये कई बार क्या होता है, जो त्योहार होते हैं महत्वपूर्ण, वो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यहां देखिएगा। और त्योहार और मेला भाई साहब टास्क याद रख लो, ठीक है। क्या टास्क सेकंड, टास्क फर्स्ट हमने आपको दिया था कि जितने भी क्या हैं बांध हैं, वो बांध उनके बांध किस नदी पर बनाए गए हैं और कौन से राज्य में है, एक टास्क तो वो है। टास्क दूसरा है आपके लिए क्या, कि जितने प्रमुख क्या है त्योहार हैं, जितने प्रमुख त्योहार हैं और जो यूपी के खासकर जो मेला है, क्या मेला, ये मेला किस किस जिले में यूपी में मनाया जाता है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। दोनों ही जो है ये फैक्ट जो हमने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि त्योहार कौन कौन सा त्योहार किस किस राज्य में मनाया जाता है, जैसे ओणम हो गया, ठीक है, ये हो गया, करम हो गया, अन्य के त्योहार होते हैं, ठीक है। अभी हमने नवा वाला त्योहार बताया था आपको, वो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो मेले होते हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं, जैसे कौन सा मेला, जैसे कि आपका दरगाह मेला हो गया, ठीक है, जैसा कि आपका कई देवा महादेवा मेला जो हो गया मनाया जाता है, देवा से वाला वो हो गया। तो ऐसे मेले जो है आपके यूपी स्पेशल वाले में पूछे जाते हैं। तो दोनों आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने आपको टास्क की एक कॉपी बनाई है, जहां पर मैं करंट अफेयर्स कराते समय आपको टास्क देता रहता हूं कि आप जीएस के इन टॉपिक्स को क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। जानकारी ऐसे ही आपको एकत्रित करनी है। हाँ, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष साल पूरे होने के अवसर पर क्या हो रहा है, संयुक्त क्या हो रहा है, संयुक्त स्मारक जो है टिकट जारी किया गया है। कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, जो कि भारत और कौन सा ऐसा देश है जिसके जो राजनैतिक संबंध जो हैं उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो नेपाल है, रोमानिया है, मंगोलिया है या फिर रूस है, बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, जो ये आपका रोमानिया है, तो भारत और रोमानिया किसका, भारत और रोमानिया के जो क्या कहते हैं राजनीतिक जो संबंध है उसके 75 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया, और क्या है कि अभी विदेश मंत्री कौन, डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत में रोमानिया की राजदूत कौन है, डेनियला मारियाना सेजोनोव के साथ भारत रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है, दिल्ली में ही अभी। इसको याद रखिएगा इसको। और रोमानिया के बारे में आज हमने कुछ फैक्ट नहीं डाले हैं, तो आप लोग रोमानिया के बारे में एक दो फैक्ट क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है, ये भाई साहब बताओ मुझे। इसका जो है आंसर मुझे मालूम जो है आपसे करना है। बहुत आसान प्रश्न है और ये प्रश्न इसलिए मैंने डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी थीम पूछी जाती है। हालांकि विश्व ओजोन दिवस के बारे में हमने डिटेल्स में एक आर्टिकल कराया था परसों लगभग यानी कि 16 सितंबर को। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं किया है तो जाकर के उस आर्टिकल को कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ग्रीन हाउस इंपैक्ट है, या फिर ग्रीन हाउस ओजोन एंड अर्थ है, या सेव ओजोन सेव प्लेनेट। क्या होगा इसका सही उत्तर भाई साहब, फटाफट बताओ मुझे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इज द राइट आंसर। और विश्व ओजोन दिवस, ओजोन के बारे में जानते होंगे आप लोग, बखूबी जानते होंगे, कोई समस्या तो होगी नहीं जानते हो तो एक बार जान लो। मैंने कल भी समझाया था, मैं आज भी समझा दे रहा हूं। पहली बात, जो ओजोन होती है, ओजोन को किससे लिखते हैं, O3 से लिखते हैं, ठीक, एक बात। दूसरा, ओजोन कहां पर पाई जाती है भाई साहब, तो ओजोन बताओ आप लोग कहां पाई जाती है, मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ओजोन जो आपकी पाई जाती है वो कहां पाई जाती है,
अरे यार इसको थोड़ा सा और लॉन्ग करो, इसको हटाओ। देखो पहली परत जो होती क्या होती है, वो होती है आपकी किसकी, क्षोभ मंडल की। किसकी होती है, क्षोभ मंडल। किसकी, क्षोभ मंडल। और जो दूसरी परत होती किसकी होती है, समताप मंडल। किसकी, समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में भाई साहब जो आपकी जो O3 होती है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कहां पर, यहीं पर। कहां पर, यहीं पर। अर्थात समताप मंडल में आपकी O3 प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछता है कि बताओ समताप मंडल बताओ ओजोन परत किस परत में पृथ्वी के पाई जाती है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में। ठीक है, किसमें, समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, और इसी समताप मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो पहले क्षोभ मंडल, पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्राटोस्फीयर, फिर क्या हो जाएगा, एक बार देख लो इसको एक बार, फिर क्या हो जाएगा, मीजोस्फीयर, फिर क्या हो जाएगा, फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, चलो। तो समताप मंडल में ही ये बेसिकली प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, कई बार परतों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कौन सी परत कहां पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितने भी वायुमंडल संबंधी गतिविधियां होती हैं, मनुष्य संबंधी गतिविधियां होती हैं, वो इसी में होती है, क्षोभ मंडल में ही। अब देखो, ये जो समताप मंडल में जो ये ओजोन जो प्रेजेंट है, तो क्या होता है, ये माना कि आपका जो है क्या है, एनवायरमेंट है। यहां पर मान लो ये अर्थ क्या है, अर्थ सरफेस है आपका, ये है अर्थ सरफेस। और यहां पर क्या होती है, वातावरण में ओजोन की क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एक लेयर जो है प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्या, CFC, क्या CFC वगैरह, या अन्य कुछ पदार्थ है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, जो आपका सूर्य होता है, क्या सूर्य होता है, वहां से जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होती हैं, क्या होती हैं, ये जब आती हैं तो ओजोन क्या करता है, यहां पर इसको क्या करता है, यहां पर इसको रोक लेता है। ठीक है, और रोकने पर क्या होता है, रोकने पर यह होता है कि ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस हैं, जिसको हम लोग यूवी रेजेस बोलते हैं, ये यहां पर पृथ्वी तक, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे तक नहीं आ पाती हैं। तो जिससे क्या होता है, हमें नुकसान कोई नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ये गैसेस जो ओजोन क्षयकारी जो गैसेस होती है, जिसमें CFC वगैरह आता है, ठीक है, अगर वो CFC वगैरह अगर यहां पर क्या हो रही हैं, अगर यहां पर प्रेजेंट होने लगती हैं, तो क्या होगा, ये जो लेयर ओजोन की जो यहां पर ये ओजोन की जो लेयर है, वो क्या होगी, पतली हो जाएगी। और पतली होने पर क्या होगा, ये सारी जो गैसेस यहां पर जो रुक जाती थी, यूवी रेजेस जो रुक जाती थी, वो क्या होंगी, वो आपके जो है कहां पर, पृथ्वी तक आ जाएंगी। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है त्वचा संबंधी बीमारियां, ठीक है, इसके अलावा मोतियाबिंद, इसके अलावा पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, अन्य बहुत प्रकार के नुकसान दरअसल आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। ठीक है, और ये जो CFC अर्थात जो ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ अर्थात जो गैसेस होती हैं, वो बेसिकली आपके AC से, आपके क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर से, इसके अलावा फॉर्म से, इन सभी चीजों से क्या कहते हैं, निकलती हैं गैसेस। ठीक है, तो भौतिकतावादी हम लोग विकास के चक्कर में क्या कर रहे हैं, सारा का सारा सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है कि दरअसल हम प्रगति कर रहे हैं, हम जो है विकास कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। आजकल मैं कई सारी रिसर्च देख रहा हूं, मतलब मुझे दंग होता है कि यार तुम जो अधिकारी लोग या जो वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं, भाई साहब क्या क्या कर रहे हैं। सॉरी, किसी पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उन्हें व्यवहारिक जो नॉलेज होता है वो नहीं होता है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे कि पराली वाला मुद्दा हमने आपको समझाया था, पराली वाला मुद्दा हरियाणा का इतने दिनों से छाया रहता था। उसमें क्या था कि पराली जलाई जाती है, प्रदूषण होता है। भाई पराली को जलाओगे, प्रदूषण फैलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन आप दोषारोपण सिर्फ उनको देते रहो, ये भी नहीं सही था। और अब कुछ दिन बाद वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है कि भैया दिल्ली सरकार वहां पर क्या करेगी, जैव अपघटक का छिड़काव करेगी। अगर यही सब बातें पहले से आप कर लेते तो क्या आपको पता नहीं थी? आप गोबर की खाद गौमूत्र मिलाकर डाल देते तो क्या वो पराली सड़ जाती और खाद का रूप नहीं लेती? लेकिन नहीं, ये सब काम तो पहले होता था, उसको हमने खत्म कर दिया। अब गांव में लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, गेहूं और जो भी धान का जो पराली होता है क्या करते हैं, उसको बाद में खेत को साफ करने के लिए जला देते हैं। वो प्रक्रिया ही गलत है। अगर आप कुछ भी ना कर पाए, आप पराली लगे हुए खेत की जुताई कर दें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जुताई करने के बाद कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दें या हल्का सा पानी इस पर लगा दें, और देखिए फिर वही जो पराली होगी वो एक खाद के रूप में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ये सब बातें हमारे किसान भाई करते थे पहले, लेकिन अब विज्ञान इस पे क्या करेगा, वैज्ञानिक इस पे कुछ नया कर लेंगे, जैव घटक का छिड़काव करेंगे। हाँ, ये सही तरीका। क्या ये पहले नहीं कर सकते थे भाई साहब? हैं, खैर छोड़िए। तो
मैं कई बार इसलिए कहता हूं कि हमसे कहीं गुना समझदार गांव के लोग होते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो। पढ़े लिखे डबल मूर्ख हो, ठीक है, बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान गांव में बैठा हुआ वो अंतिम व्यक्ति है, ठीक है, जिसे पता है, क्या पता है, जिसे पता है कि घर में गोबर की खाद से जो है वो करना चाहिए, गोबर से क्या करना, लिपाई करनी चाहिए, उसे पता है कि मिट्टी के घर होने चाहिए, उसे पता है कि पेड़ लगाना चाहिए, उसे पता है कि जल का संचयन करना चाहिए, उसे अगर हल्का एक बूंद भी पानी गिरता है नल का तो वो उसे बचाता है। आप ऐसे नहीं करता, वो तालाब बनाता है, तालाब खोदता है, पानी एकत्रित करता है, वो फावड़ा लेकर किसान जो है कि अपने खेतों में जाता है कि बारिश हो रही है, पानी बह रहा है तो अपने फावड़े से पानी जो बह रहा है उसको अपने खेत में लगा दे। वो बुद्धिमान है। आपके जैसा बुद्धिमान नहीं है कि टंकी पे मोटर चल रहा है, पानी गिरता चला जा रहा है, मदमस्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। मोटर चल रहा है, चलने दे रहे हैं, फ्रिज चल रही चलने दे रहे हैं, एसी चल रही चलने दे रहे हैं। आप कैसा वो क्या है, बुद्धिमान, मतलब आपसे ज्यादा है वो बुद्धिमान, ठीक है। खैर, तो ये हो गया आपका ओजोन, ये जो है अच्छा ओजोन को का मुख्य कार्य। और यहां पर जो बेसिकली इसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं, यानी कि जब सीएफसी वगैरह की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यहां पर क्या होता है, ओजोन लेयर पतली हो जाती है, यूवी रेजेस फिर नीचे आ जाती हैं, दैट्स कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन अर्थात ओजोन क्षरण। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ओजोन को रोकने के लिए फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था भाई साहब, 1987 में, और उससे पहले वियना कन्वेंशन आया था। और वियना कन्वेंशन हमने आपको आर्टिकल वाले वीडियो में बताया था। और मुझे बताओ कि वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, 6 में आया था, 4 में आया था, कब आया था? ठीक है, बताना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो इस बार की थीम है विश्व ओजोन दिवस की, वो क्या है, वो है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। और विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 14 सितंबर और 16 सितंबर में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है और 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन दिवस, और 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, ठीक है। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर वर्ष 1987 में किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को क्या करना, चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987, इसी 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर का दिन चुना गया, किसके लिए, विश्व ओजोन दिवस के लिए, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन क्षरण से क्या क्या नुकसान होगा, त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, फसलों के उत्पादन में कमी हो जाती है, और मानव के प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या होती है, कमी हो जाती है। ये सारी की सारी कमियां बेसिकली किससे होती हैं, इससे होती हैं। अब फसलों के उत्पादन में कमी होगी तो भाई साहब हमने आर्टिकल में समझाया था आपको कि अगर फसलों के उत्पादन में कमी होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, खाद्यान्न में कमी आ जाएगी। खाद्यान्न में कमी आएगी तो क्या होगा, भुखमरी आएगी। भुखमरी आएगी तो क्या होगा, जो है असमानता होगी गरीबी और अमीरों में। अमीर तो खा लेगा लेकिन गरीब कैसे खाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता होने से राजनीतिक जो तटस्थता है वो भी क्या होगी, लड़खड़ाएगी, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल जो चीजें होंगी उसमें भी दिक्कत होगी, लोग विरोध करेंगे वर्तमान सरकार का, तत्कालीन सरकार का। इसके अलावा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब क्या होगा, हम क्या करते हैं, निर्यात नहीं कर पाएंगे चीजों का, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होगी, कमी होगी। तो कई सारे कारण जो है इससे उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें एक एक चीजों को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके पढ़ेंगे, यकीन मानिएगा आपको फायदा बहुत मिलेगा। देखो ये सब बातें जो बता रहा हूं ना भाई साहब, फालतू की नहीं बता रहा हूं। इसको सुनने समझने के लिए कोचिंगों में मेंटर रखे जाते हैं कि ये मेंटर हमारे, हमसे पढ़ो। तो भाई साहब ये बातें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूं, ठीक है। 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च करने के बाद जो चीजें मिलती है वो मैं आपको ऐसा ही दे रहा हूं। इसको समझो, इस पर काम करना, तभी जाकर के एसडीएम यूपीएससी के थ्रू आईएएस बन पाओगे, आरओ बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। 100 की सीधी बात, समझोगे तो, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। जब आप उत्तर को लिखो तो जैसे मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से लिखो। और ये सब आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और ओजोन क्षरण बेसिकली आपके निबंध के दृष्टिकोण से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, और आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाते हैं ओजोन से। ओके, याद रखिएगा। चलो अब आज आपके लिए प्रश्न है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, क्या रीजन है इसका, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है,
तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है तेल का, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। बताओ, कल ही हमने आपसे कहा था कि उदाहरण वाले प्रश्न आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक वो जो ये जो प्रश्न है उसी प्रकार का है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा भाई साहब। ठीक है, इंस्टाग्राम चला लेते हो, ये कमेंट नहीं कर पाते हो क्या? बताओ, फिर अभी मैसेज तो करोगे, लंबा लंबा टाइप करोगे, और एक छोटा सा कमेंट करना हो तो बैठे रहोगे ऐसे गोलगप्पे जैसे। कर लो भाई साहब, पढ़ लो, नहीं तो काम कोई नहीं आएगा। ठीक है, हर दिन मैं समझाता रहता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत काम नहीं आता है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा भैया इनमें से? मुझे कमेंट चाहिए आज आपका, और देखता हूं कि आप जो कमेंट करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा बुरा मत माना यार, डांटता रहता हूं। ठीक है, लेकिन क्या करूं, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं देखना चाहता हूं कि खाली वीडियो ही देखते हो कि जो पूछते हो उसको आता भी आपका आंसर। नहीं आता गलत दो यार, क्या टेंशन ले रहे हो? कोई देख लेगा तो देख लेगा, क्या दिक्कत आ रही है? गलत दो सही दो, उत्तर तो देने की कोशिश करो। या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आएगा, बताओ इसका ऑप्शन क्या होता है, बैठे रहोगे ऐसे? नहीं बैठे रहोगे ना, दोगे उत्तर। तो जब वहां उत्तर दोगे तो यहां भी दो। चलो आओ मेंस के ऊपर। अब आपको वो लिखना है मेंस के लिए एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दे दिया जस्ट कि डीएनए क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है, डीएनए को विस्तार पूर्वक समझाइए, मतलब डीएनए क्या होता है। अब डीएनए के अंतर्गत कई सारी चीजें आ जाएंगी, इसको आप 200 वर्ड्स में लिखिएगा, 200 शब्दों में। डीएनए क्या होता है, डीएनए का हेलिक्स मॉडल क्या होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए क्या कहते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, डीएनए का उपयोग क्या कुछ हो सकता है, डीएनए के बारे में डिटेल्स में आप जानकारी जो है दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो डीएनए के ऊपर लिखिएगा। कई बार प्रश्न यहां से भाई साहब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा क्या महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इसी तरीके से मेरी डांट को सुनते रहिए। यकीन मानिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से जो है आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।